ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में वॉर चल रही है और पूरी दुनिया देख रही है। We are going to destroy their missiles. It seems to have fallen on deaf ears. आज के टाइम पे हमारे पास हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनमें से एक भी इस वॉर को रोक नहीं पा रही है। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन किसी वॉर को रोक नहीं सकती तो ये एग्जिस्ट क्यों कर रही है? या फिर जब किसी वॉर में यूएस और इजराइल जैसे पावरफुल देश शामिल हो जाते हैं तो रूल्स और सैंक्शन शायद ऑप्शनल हो जाते होंगे। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले, ईरान और इजराइल के बीच में वॉर क्यों चल रही है? क्या इन दोनों के बीच की सिचुएशन हमेशा से ही ऐसी थी? इस वॉर में यूएस कैसे शामिल हो गया? दो से बने तीन देशों की लड़ाई पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल क्राइसिस कैसे बन गई है? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? इन सारी ही चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच के रिलेशंस हमेशा से ऐसे थे और ये सिचुएशन वॉर तक कैसे पहुंच गई? तो देखो, 1979 तक ईरान और इजराइल के रिलेशंस रिलेटिवली नॉर्मल थे। कैसे? क्योंकि 1941 से लेकर 1979 तक ऑलमोस्ट 38 इयर्स के लिए ईरान मोहम्मद रजा पहलवी के रूल में था। उनका ये जो रेजीम था, ये जो रूल था, ये ईरान के व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए फेमस है, जिसमें उन्होंने ईरान के लिए कई सारी अच्छी चीजें की। जैसे इंडिया में आजादी के बाद हमने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करते हुए लैंड रिफॉर्म्स लाए, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया। बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने भी ईरान में लैंड रिफॉर्म्स लाए, कई सारे अच्छे सोशल रिफॉर्म्स लाए, जैसे विमेन के पास राइट टू वोट होना, राइट टू होल्ड ऑफिस होना, मिनिमम मैरिजेबल एज को इंक्रीज करना, इलिटरेसी घटाना, हेल्थ को एक्सपांड करना, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, ऑयल वेल्थ इंक्रीज करना। ईरान एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा था और यूएस का स्ट्रॉन्ग अलाई बन रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी थी। मेनली तीन प्रॉब्लम थी। सबसे पहला, करप्शन था काफी ज्यादा। दूसरा, रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता जा रहा था, इनइक्वालिटी थी। और तीसरा, पॉलिटिकल फ्रीडम एब्सोल्युटली जीरो थी। तो लोगों का ये कहना था कि डेवलपमेंट तो डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन आइडेंटिटी और पॉलिटिकल फ्रीडम जा रही है, जिसके चलते 1978-79 के आसपास मास प्रोटेस्ट शुरू होते। स्टूडेंट, वर्कर, रिलीजियस लीडर्स सारे इकट्ठा होते हैं और सबकी एक ही डिमांड होती है, शाह हटाओ। ये जो मास प्रोटेस्ट होते हैं, ये एक रेवोल्यूशन में बदल जाते हैं, जिसका नाम पड़ता है ईरानियन रेवोल्यूशन, और इसके फेस होते हैं खोमेनी। जनवरी 1979 में शाह ईरान छोड़कर भाग जाते हैं और खोमेनी बनते हैं ईरान के फर्स्ट सुप्रीम लीडर। ये जो ईरानियन रेवोल्यूशन होता है ना, इसने ईरान का पूरा सिस्टम ही रीसेट कर दिया होता है। इस टाइम पे ईरान एक मोनार्की से हटकर एक इस्लामिक रिपब्लिक में बदल जाता है। तो ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान की यूएस और इजराइल के साथ ओपन राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। कुछ किस्से सुनिए। जैसे ईरान यूएस को ग्रेट सेटन और डेथ टू अमेरिका जैसी चीजें कहता है। ईरान इजराइल को आज इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर देता है। आइडियोलॉजिकल राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। इस पॉइंट पे ईरान के जो लीडर्स होते हैं वो ओपनली इजराइल को अपोज करते हैं। वहीं इजराइल भी ईरान को मिडिल ईस्ट का बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट कहता है। अब अगर प्रेजेंट डे की बात करें कि ये जो सिचुएशन है ये वॉर में कैसे बदल गई, तो इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला, अगर हम ईरान इजराइल एंगल की बात करें तो ईरान हमेशा से एंटी इजरायली ग्रुप्स, जिसे हम प्रॉक्सी ग्रुप्स कहते हैं, उसे सपोर्ट करते आ रहा है। जैसे गाजा में हमास हो गए, लेबनान के हिजबुल्लाह हो गए, येमन के हाउतीज हो गए। ये जो ग्रुप्स है ये पिछले 40 साल से इजराइल पर अटैक करते आ रहे हैं। तो इजराइल ईरान को इन मिलिटेंट ग्रुप्स का मेन सपोर्टर, मेन बैकर मानता है और ये कहता है कि जब तक ईरान वीकन नहीं हो जाता, ईरान इन मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करता रहेगा और इसलिए इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि ईरान इजराइल के बीच चल रही इस वॉर का यूएस कैसे पार्ट बन गया। तो इसके लिए, इस पूरी वॉर के लिए एक जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है हम उसे समझेंगे और फिर वापस आके डिस्कस करेंगे कि यूएस इस वॉर का पार्ट कैसे बन गया। तो देखिए, इस पूरे वॉर के लिए इंपॉर्टेंट जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है वो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब सुनने में ये टेक्निकल लग सकती है, लेकिन एक सिंपल सवाल से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। सवाल ये है कि ये कौन डिसाइड करता है कि वो कौन से देश होंगे जो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं और वो कौन कौन से देश होंगे जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकते। क्योंकि अगर 1974 या 1998 की भी बात करें और अगर यूएस का बस चलता तो इंडिया तो आज तक न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन पाता। तो ये डिसाइड करती है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोल्ड वॉर के बाद बनाई गई, जिसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 3 पार्ट में इसकी ऑब्जेक्टिव है। पहला है नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब जो भी नए देश होंगे, अब ये नए देश का क्या मतलब होगा हम बस थोड़ी देर में समझने वाले हैं।
जो भी नए देश होंगे वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। डिसआर्मामेंट मतलब इस ट्रीटी को साइन करने के टाइम पे जिन भी स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन है वो धीरे धीरे उसका यूसेज कम करेंगे और पीसफुल यूज मतलब न्यूक्लियर पावर को एनर्जी के लिए बेटर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मेडिकल यूज के लिए, इन सारी चीजों के लिए। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस है टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 191 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और साउथ सुडान ने कभी भी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। नॉर्थ कोरिया ने इनिशियली इस ट्रीटी को साइन किया था, लेकिन 2003 में नॉर्थ कोरिया ने भी विड्रॉ कर दिया। अब इस ट्रीटी का जो मेजर क्रिटिसिज्म आता है वो है उसका एक्सेप्शन क्लॉज। ये जो ट्रीटी है वो 1967 की कट ऑफ डेट डिसाइड करती है और ये कहती है कि 1967 के पहले जिन भी देशों ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे, ये ट्रीटी उन्हें एज न्यूक्लियर स्टेट एक्सेप्ट करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ट्रीटी है ये सिर्फ इन 5 देशों को न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्नाइज करती है, जबकि इसके बाद ही इंडिया, पाकिस्तान, इन सब ने न्यूक्लियर वेपन रिकॉग्नाइज किया कि हमारे पास है, लेकिन ये ट्रीटी उन्हें एज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करती। अब ईरान ने भी एनपीटी साइन किया हुआ है, मतलब ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन वो न्यूक्लियर एनर्जी को सिविलियन पर्पस के लिए यूज कर सकता है। अब कई सारे लोगों के ये स्पेकुलेशन आ रहे थे कि ईरान जो है वो परमिसेबल लिमिट से कई ज्यादा मात्रा में यूरेनियम को स्टोर कर रहा है, जो कि न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट की तरफ इशारा करता है। अब आगे समझते हैं। देखो, अब आपको एनपीटी क्या होता है ये क्लियर हो गया, तो वापस आते हैं हमारे डिस्कशन पे कि ईरान इजराइल के बीच चल रही इस वॉर में यूएस कैसे शामिल हो गया। तो देखो, यूएस जिसे पूरी दुनिया की चिंता है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है। यूएस का स्टांस बहुत क्लियर है कि वो नहीं चाहता कि दुनिया में कोई भी, खासकर मिडिल ईस्ट में कोई भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे। क्यों? अरे वर्ल्ड पीस बाबा। तो 2025 में जब यूएस और ईरान के बीच की सारी नेगोशिएशन फेल हो जाती है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना करे, उसी टाइम पे इजराइल भी कन्विंस हो जाता है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की एकदम करीब पहुंच चुका है, और उसी टाइम पे इजराइल यूएस का सपोर्ट लेते हुए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री साइट्स पे अटैक कर देता है, और ऐसे यूएस ईरान इजराइल वॉर का पार्ट बन जाता है। देखो, यूएस के लिए ना किसी भी वॉर का पार्ट बनना बहुत आसान है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी डिप्लोमेसी कितनी इंटेलिजेंट है, आपके हेड्स कितने इंपॉर्टेंट है, पूरी इंटेलिजेंस इस बात से गवर्न होनी चाहिए कि आपने कोई प्रॉब्लम आने ही ना दी। प्रॉब्लम आ गई, उसको आप कैसे सॉल्व करो, दुश्मनों को कैसे खत्म करो, इससे इंटेलिजेंस गवर्न नहीं होनी चाहिए। आपने प्रॉब्लम आने नहीं दी, इससे इंटेलिजेंस गवर्न होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसे यूएस इस वॉर का पार्ट बन गया। 2 और चीजें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, यूएस को ईरान की लीडरशिप को कमजोर करना था ताकि वो इजराइल या गल्फ रीजन को थ्रेटन ना कर सके। दूसरी बात, एनालिस्ट का मानना यह है कि अटैक से जस्ट पहले ईरान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस और मैसिव प्रोटेस्ट फेस कर रहा था, जैसे करेंसी क्रैश, इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एनालिस्ट का मानना यह है कि यूएस और इजराइल ने इस सिचुएशन को एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखा। मेजर एस्केलेशन तब हुआ जब इजरायली मिसाइल्स और यूएस बॉम्बर्स ने तेहरान में एक सीक्रेट मीटिंग पर स्ट्राइक किया, जिसमें ईरान के कई सीनियर लीडर्स और आयतुल्ला अली खामेनी मारे गए। अब देखो, यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो मुझे हुआ था, जो शायद आपको भी हो सकता है, इसलिए मैं क्लियर करना चाहूंगी। देखो, दुनिया में जितने भी रिलीजन्स है उन सबके रिलीजियस लीडर्स को कोई ना कोई टाइटल दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो शिया मुस्लिम्स होते हैं उनके रिलीजियस लीडर्स को आयतुल्ला का टाइटल दिया जाता है। तो आयतुल्ला कोई नाम नहीं है, ये एक रिलीजियस टाइटल है। अब यूएस ईरान इजराइल वॉर में हम 2 आयतुल्ला के बारे में बात करने वाले हैं। पहले है आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशन के फेज से जो ईरान के फर्स्ट सुप्रीम लीडर थे, जिन्होंने ईरान को एज इस्लामिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया था। इनके बाद आए, इनको सक्सीड किया आयतुल्ला अली खामेनी के, जो बने ईरान के सेकेंड सुप्रीम लीडर। 1989 से लेकर 2026 तक ईरान की सारी चीजें, जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गई, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हो गए, डोमेस्टिक अफेयर्स हो गए, सारी ही चीजों की ये अल्टीमेट एब्सोल्यूट डिसीजन मेकर थे। आयतुल्ला अली खामेनी कट्टर तरीके से एंटी इजराइल पॉलिसी और एंटी वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इनकी डेथ हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि 3 देशों के बीच चल रही है वॉर एक ग्लोबल क्राइसिस कैसे बन गई, और इसका जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चलिए समझते हैं। तो ये 50 किलोमीटर वाइड सी रूट दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट में से एक है, जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। हर दिन इसी रूट से पूरी दुनिया में 20 मिलियन बैरल ऑयल सप्लाई होते हैं, और स्पेसिफिकली इंडिया के लिए तो ये ट्रेड रूट बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि इंडिया का ऑलमोस्ट 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से आता है। अगर ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया, ढेरों प्रॉब्लम्स हो जाएगी। लेकिन
ईरान ने हर किसी को ब्लॉक नहीं किया है। वो सारे देश जो अभी भी ईरान के साथ फ्रेंड्स है, वो सारे के सारे अलाउड है, जैसे कि इंडिया अलाउड है, चाइना अलाउड है, वहीं यूएस, इजराइल और यूरोप ब्लॉक है। देखिए इस वॉर में ईरान लूजिंग साइड पे, लेकिन फिर भी एज ऑफ नाउ इन दो स्ट्रैटेजिक मूव्स के थ्रू ईरान ये डिसाइड कर रहा है कि दुनिया में किन किन को पावर मिलेगी और किन किन को नहीं। तो चलिए इन दो पावरफुल मूव्स को डिस्कस करते हैं। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ब्लॉक करना। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ब्लॉक हो जाता है, दुनिया में किन किन देशों को प्रॉब्लम जाएगी। दूसरा स्ट्रैटेजिक मूव है पीस फायर के लिए 3 ऐसे डिमांड्स रखना जिनके फुलफिल होने के कोई चांसेस नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे डिमांड्स रखना ही क्यों जो फुलफिल नहीं हो सकते, इसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हम इन 3 डिमांड्स को और इनकी क्या प्रॉब्लम्स है ये समझ लेते हैं। पहली डिमांड है रिकॉग्नाइजिंग ईरान लेजिटिमेट राइट्स, मतलब ईरान की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यूरेनियम एनरिचमेंट का जो आइडिया है, इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, यूएस बिल्कुल नहीं मानेगा। यूएस का स्टांस तो बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत क्लियर है कि जो भी सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उन सबको भी डिसमेंटल कर देना। दूसरी डिमांड है पेमेंट ऑफ रेपरेशंस, मतलब वॉर में ईरान को जो भी डैमेज हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ हुई है, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है, इन सारी चीजों के लिए रेपरेशंस पे करना, पैसे पे करना, डैमेजेस पे करना। इसमें प्रॉब्लम क्या जाएगी, जनरली वॉर में जो कंट्री हारती है वो डैमेजेस पे करती है, तो इसके लिए यूएस और इजराइल नहीं मानेंगे। तीसरी डिमांड है फर्म इंटरनेशनल गारंटी अगेंस्ट फ्यूचर अग्रेशन, मतलब ये गारंटी दो कि आगे फ्यूचर में भी कोई अटैक नहीं होगा, और ऐसे पहले भी साइन हो चुका है। 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, एक न्यूक्लियर डील साइन की गई थी ईरान और यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और ईयू के बीच में, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करेगा और बदले में ये जो सारे देश है ये ईरान का अटैक नहीं करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या आई, 2018 में इस प्रोग्राम से यूएस ने विड्रॉ कर लिया और यूएस अब वापस ये प्रोग्राम साइन नहीं करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं वो सवाल कि ईरान ऐसी डिमांड्स मांग ही क्यों रहा है जो फुलफिल नहीं हो सकती, जो रिजेक्ट हो जाएंगी। इसका आंसर बहुत सिंपल है, रिजेक्शन ही स्ट्रैटेजी है। जब किसी की डिमांड्स रिजेक्ट हो जाती है, एक नैरेटिव बिल्ड होता है कि देखो हम तो पीस चाहते थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में आपको डोमेस्टिक सपोर्ट मिलता है और ग्लोबल सिंपैथी मिलती है। डिप्लोमेसी ही बिजनेस है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने जरूर कुछ नया सीखा हो। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा इंटरनेशनल लॉ का फुल फ्लेजेड कोर्स है जिसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस कोर्स को जरूर चेकआउट करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या मेरे लिए कोई सजेशन हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल राइट बैक टू यू। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.